औरत की सगाई वाले दिन उसका मंगेतर सबके सामने उसे नजरअंदाज करके सीधा एक चालाक लड़की रिया को प्रपोज कर देता है। इतना ही नहीं, वो मीडिया के सामने खुलेआम प्यार दिखाता है और औरत अनन्या पर आरोप लगा देता है कि वो जबरदस्ती पैसे ऐंठने वाली औरत है। देखते देखते अनन्या की इज्जत पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। अगले ही दिन उसकी कंपनी के शेयर गिरने लगते हैं। लेकिन तभी वो घटिया आदमी रोहन और भी घमंड में आकर अनन्या के घर पहुंचता है और एक तरफा रिश्ता तोड़ देता है। वो दावा करता है कि रिया उसके बच्चे की मां बनने वाली है और अनन्या की राय सुने बिना ही रिया को साथ लेकर अकड़ते हुए चला जाता है। ये सब देखकर अनन्या तुरंत मीटिंग बुलाती है और रोहन की कंपनी के साथ हर तरह का बिजनेस रिश्ता खत्म करने का आदेश देती है। साथ ही सबसे सख्त रिकवरी क्लॉज एक्टिव कर देती है। उसका एक ही मकसद होता है, रोहन को वहीं का वहीं दिवालिया बनाना। असलियत ये थी कि रोहन कभी इतना कंगाल था कि अपने खानदानी घर तक को नहीं बचा पाया था। उस वक्त अनन्या ने भारी कीमत देकर वो घर खरीदा और बिना किसी बदलाव के वापस रोहन को लौटा दिया। बदले में बस एक शर्त रखी, शादी का रिश्ता। डील फाइनल होने के बाद अनन्या ने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स और रिसोर्सेज लगाकर रोहन की कंपनी खड़ी कर दी। वो रोज क्लाइंट्स के साथ देर रात तक शराब पीती, अपने शरीर और सेहत की परवाह किए बिना बिजनेस संभालती रही। कुछ समय तक दोनों के बीच सच्चा अपनापन भी रहा, लेकिन जैसे ही रोहन का करियर सेट हुआ उसका दिल बदल गया। उसने अनन्या को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया और एक कम उम्र, दिखने में खूबसूरत और चालाक रिया के साथ रहने लगा। रोहन को लगता था कि रिया सीधी सादी है, उसे भगवान की तरह पूजती है, जबकि अनन्या हर जगह उससे आगे निकल जाती थी। सगाई वाले दिन तो उसने हद पार कर दी, सीधे रिया के साथ रेस्ट रूम में रंगरलियां मनाई। औरत ये सब जानकर भी शांत रही। अनन्या ने रोहन को सिर्फ 2 ऑप्शन दिए, या तो सगाई निभाओ या तुम्हारी कंपनी खत्म। लेकिन रोहन को गलतफहमी हो गई कि अब वो अनन्या के बिना भी सब संभाल सकता है। उसी घमंड में उसने सबके सामने रिया को प्रपोज किया और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद को बेचारा दिखाने लगा। उसने मीडिया में अनन्या को कंट्रोल फ्रीक बताया, कहा कि वो उसकी जिंदगी और काम की हर चीज कंट्रोल करती थी। खुद को और रिया को जबरदस्ती अलग किए गए सच्चे प्रेमी के रूप में पेश किया ताकि अपनी एहसान फरामोशी छुपा सके। लेकिन अनन्या चुप बैठने वालों में से नहीं थी। वो सीधे रोहन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच जाती है। वो कहती है, तुम और तुम्हारी ये लड़की मिलकर ड्रामा कर रहे हो, मुझे विलेन दिखा रहे हो और बोल रहे हो कि मेरी कंपनी से अलग होकर खुद की कंपनी खोलोगे। इतनी हिम्मत है तो मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट देती हूँ। ये कहते ही अनन्या सबके सामने ऐलान कर देती है कि उसने रोहन की कंपनी की सारी बाहरी फाइनेंशियल एक्सेस फ्रीज कर दी है। उसी पल रोहन को उसका असिस्टेंट बता देता है कि कंपनी के सारे अकाउंट ब्लॉक हो चुके हैं, सप्लायर्स को पैसे नहीं मिल रहे होते और वो केस करने की तैयारी में होते हैं। रोहन गुस्से में चिल्लाता है कि अनन्या को ऐसा करने का कोई हक नहीं है। तभी अनन्या एक एग्रीमेंट निकालती है। कागजों में साफ लिखा होता है कि अनन्या कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर है और उसे सारे एसेट्स फ्रीज करने का पूरा अधिकार है। ये वही एग्रीमेंट होता है जिस पर कंपनी को बचाते वक्त रोहन ने खुद साइन किया था। रोहन की बोलती बंद हो जाती है। वो बस इतना कह पाता है कि अनन्या ने शुरू से ही उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन अनन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार रिया चालाकी दिखाती है। वो कहती है कि एसेट्स तभी फ्रीज हो सकते हैं जब रोहन ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हो। वो अनन्या से सबूत मांगती है, वरना आरोप लगाती है कि ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है। वो अनन्या से माफी मांगने और घुटनों पर आने की मांग करती है। रोहन भी खुद को बेबस दिखाते हुए कहता है कि अनन्या फिर से झूठ गढ़कर उसे कंट्रोल करना चाहती है। वहां मौजूद लोग अनन्या को गालियां देने लगते हैं और कहते हैं कि वो एक अच्छे आदमी की जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन अनन्या बिना तैयारी के वहां नहीं आई होती। वो शांत आवाज में कहती है, तो फिर पिछले 1 साल के फर्जी ट्रांजैक्शन और कंपनी के असली फाइनेंशियल रिकॉर्ड सबको दिखा दो। असिस्टेंट कहता है, जी। स्क्रीन पर डेटा आते ही पूरा हॉल सन्न रह जाता है और कहानी यहीं से पलट जाती है।